चलिए, टाइम एंड टेंस के सेक्शन में हम लोग आज क्लास को शुरू कर रहे हैं और आज की क्लास में टाइम एंड टेंस को लेने का बेसिक पर्पस है। टाइम एंड टेंस ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच का भाग नहीं होता। पार्ट ऑफ स्पीच का भाग क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्चुअली में टाइम एंड टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली टाइम एंड टेंस जो सब्जेक्ट है हमारा, वो वर्ब के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि अगर हम कहें राइट तो प्रेजेंट हो गया और रोड कहें तो पास्ट हो गया। तो कहने का मतलब टेंस टाइम एंड टेंस वो पार्ट है, ग्रामर का वो पार्ट है इसमें जिसको इंग्लिश लिटरेचर में स्थान ही नहीं, क्योंकि ये वर्ब के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। ज़्यादातर मैं क्लास में बताता हूँ कि टाइम एंड टेंस एक आत्मा है जिसको वर्ब का शरीर मिला हुआ है, यानी कि वर्ब चैप्टर में ही टाइम एंड टेंस पढ़ा जाता है। तो इसलिए जब हम टाइम एंड टेंस पढ़ रहे होते हैं तो ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक जो है, लेंथियर टॉपिक जो है, जिसका नाम है आपका वर्ब, वो अपने आप में ही समझ में आ जाता है। इसलिए इस टॉपिक को लेना बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वर्ब तो पार्ट ऑफ स्पीच है तो वो तो वहाँ पढ़ ही रहते हैं, लेकिन टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ते। अब दिमाग में क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक जो है ग्रामर में नहीं पढ़े जाते हैं या पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं पढ़े जाते हैं? अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसमें हम ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन जैसे टॉपिक पढ़ते हैं। इसको छोड़ के कौन कौन से टॉपिक बचते हैं जिसमें टाइम एंड टेंस आता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का आ जाता है, और इसको छोड़कर वोकैबुलरी का पार्ट आ जाता है जो कि पूरा आपका टेस्ट का पार्ट है। तो सबसे पहले हम टाइम एंड टेंस शुरू क्यों करते हैं? क्योंकि ये वर्ब का बेसिक रूल समझा देता है हमें, और इसमें जो है एक बेसिक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन भी बनाना आ जाता है। सेंटेंस के फॉर्मेशन में जैसे कि राम जाता है, राम गोज़, हिंदी से इंग्लिश में जाने का पहला स्टेप भी आपका टाइम एंड टेंस ही होता है। तो मेरे पास जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं सर मेरा ग्रामर बड़ा कमज़ोर है, मेरी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है, तो उनको कहते हैं कि आप इससे शुरू करिए तो आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। कि जैसे कि मैं खेलता हूँ, मैं रोज़ खेलता हूँ, दोनों में अंतर क्या है इसमें? आई प्ले और मैं रोज़ खेलता हूँ क्या होगा? अच्छा, एक काम करते हैं, इसी से शुरू कर देते हैं। मैं खेलता हूँ और मैं रोज़ खेलता हूँ, बताइए दोनों का सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा? तो इसको किसी से पूछें कि ग्रुप में बताना चाहेंगे? तो अंश से हम पूछ लेते हैं, बताइए बच्चे, इसमें बैठे बैठे रहेंगे, मैं खेलता हूँ और मैं रोज़ खेलता हूँ, दोनों में सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आपको तो पता चल गया होगा मैंने क्यों पूछा है, क्योंकि जब भी मैं पूछता हूँ उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। आप दोबारा पूछेंगे तो आप पहली बार में जवाब दीजिएगा। अब आप बता दीजिए बैठे बैठे सी। I every day play. अच्छा, आप बताइए। So I play daily. So I play and I play daily. आपको पता होना चाहिए दोनों ही सेंटेंस आई प्ले से ही बनेगा, क्योंकि आई प्ले जो है एक रेगुलर इवेंट को बताता है और मैं रोज़ खेलता हूँ एक रेगुलर इवेंट है, इसलिए आई प्ले से ही काम चलेगा। कोई भी ऐसी हैबिट जो रेगुलर की जाती है उसको सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही बताया जाता है। जैसे कि सूरज उगता है और सूरज रोज़ उगता है, द सन राइजेज, और सन राइजेज एवरी डे बोलने का ज़रूरत नहीं है। ये अननेसेसरी वर्ड है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में किया जाने वाला वाक्य वो हमेशा ही रेगुलर इवेंट को ही बताता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं नहाता हूँ, मैं रोज़ नहाता हूँ, हालांकि इसमें क्वेश्चन में आपको अपनी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप अपनी परेशानी व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा ही यूजुअल हैबिट को बताता है, और यूजुअल हैबिट के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई वर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो भी बात हो रही है हम इसको रेगुलर लेके चलते हैं। इन एग्ज़ाम में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाते हैं, जैसे एक समझने का प्रयास करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि राम इंग्लिश पढ़ाता है, राम इंग्लिश पढ़ाते हैं, और दूसरा कहूँ कि आजकल राम अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। राम अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, पहला सेंटेंस हुआ, और दूसरा आजकल राम अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। ये दोनों में क्या अंतर है ये बताइए। राम अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, एक यूजुअल हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है, राम अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, लेकिन आजकल राम अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, ये स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि ये इवेंट रेगुलर नहीं है, क्योंकि आजकल ही हो रहा है। तो जिस सेंटेंस में आजकल नहीं लगा हुआ है उसको हम सिंपल प्रेजेंट डालेंगे, और जिस सेंटेंस में आजकल लगा हुआ है उसमें कंटिन्यूस डाल देंगे। जैसे कि राम टीचेस इंग्लिश, ये राम टीचेस ऐसे करके बना देंगे। और राम आजकल इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो राम इज़ टीचिंग इंग्लिश, राम इज़ टीचिंग इंग्लिश। आगे नहीं भी लिखेंगे तो इज़ टीचिंग से पता चल जाएगा कि आजकल की ही बात हो रही है। ये टेंस का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एग्ज़ाम, और यहीं पर स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा फंस जाता है। तो अब जो है मैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करूँगा, और इस फैक्ट के साथ जो है हम लोग कुछ बेसिक जो आपको नई बातें लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग बना लेंगे टाइम एंड टेंस।
टाइम एंड टेंस लिखेंगे इसमें, और छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसमें। टाइम एंड टेंस होता क्या है? टेंस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। टेंस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर which is also known as verb based method, which is also known as verb based method। ये ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको वर्ब बेस्ड मेथड कहा जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर विच इज ऑल्सो नोन एज वर्ब बेस्ड मेथड। नोट लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स, नोट में लिखेंगे पॉइंट, इट मीन्स tense of the sentence, it means tense of the sentence is visualized, tense of the sentence is visualized with the verb। tense जो है verb से visualized होता है। अब हम एग्जाम्पल जरा देख के देखते हैं इसमें। I write, दो वर्ड के सेंटेंस में अगर देखा जाए तो हम I write को कहते हैं ये प्रेजेंट है और इसको कहते हैं ये पास्ट। तो आप मुझे बताइए कि इसमें टेंस कहाँ है? आई राइट में और आई रोट में टेंस कहाँ है? ये तो सब्जेक्ट और ये वर्ब है, टेंस कहाँ है? टेंस दिखा कहीं? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये क्या है? ये वर्ब बेस्ड मेथड। तो टाइम एंड टेंस जब पढ़ा जाता है तो हमें ध्यान रखना है कि टाइम एंड टेंस ग्रामर का पार्ट नहीं है, ये वर्ब बेस्ड मेथड में है। और इसलिए हम जब राइट का रोट लिखते हैं इसमें तो ये पास्ट बन जाता है, और राइट लिखते हैं तो ये प्रेजेंट बन जाता है। इसलिए वर्ब से ही पता चलता है और वर्ब के चैप्टर को भी ये समझने का मौका देता है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या कहेंगे? वर्ब जो है एक्चुअली में 5 डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। कितने फॉर्म में? 5 फॉर्म में आता है। तो V1, V2, V3, V4 और V हम वो बातें कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर बड़ा ज़रूरी जानकारी को शेयर करता है। तो हमें ध्यान रखना होगा, वर्ब 1 को हम कहते हैं प्रेजेंट। आप चाहें तो लिखते भी रह सकते हैं और पता है तो सिर्फ सुनकर भी काम चला सकते हैं। वर्ब 2 को कहते हैं पास्ट, और वर्ब 3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और V4 को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसको कहते हैं सिंगुलर वर्ब। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, जिसमें हमारा वर्ड पार्टिसिपल जुड़ गया, इस पार्टिसिपल को यूज़ कहते ही क्यों? ये पार्टिसिपल कौन सा समस्या है, क्यों आ गया यहाँ पर? बाकी सब तो प्रेजेंट पास्ट चल ही रहा था हमारे पास, तो ये पार्टिसिपल क्यों आ गया? तो जब भी कोई वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करे तो पार्टिसिपल कहते हैं। जब भी कोई विद्यार्थी होने के साथ साथ आर्म फोर्सेस की तैयारी करे तो उसको कैडेट कहा जाता है। समझ में आया? स्टूडेंट सभी को कहते हैं, लेकिन ऐसा विद्यार्थी जो कि डिफेंस की तैयारी करे उसको क्या कहते हैं? तो मान लीजिए 5 वर्ब में 2 ऐसे वर्ब हैं जो कि डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर ये डिफेंस की तैयारी नहीं करते, मैंने ऐसे वर्ड कहा इसमें, ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। यानी कि ऐसा वर्ब जो कि वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव भी है। आप कह सकते हैं कैसे एडजेक्टिव हो सकता है? तो काम कर सकते हैं किसी वर्ड को ले लेते हैं। क्या हम स्टूडेंट ले सकते हैं? स्टूडेंट को क्या मानते हैं आप? नाउन मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब स्टूडेंट क्या कर रहा है यहाँ पर? लिख रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है? तो हम लिख सकते हैं इसमें रीडिंग। अगर मैं आपको सेंटेंस दूँ रीडिंग स्टूडेंट, तो रीडिंग एक्चुअली में क्या है? आई एम रीडिंग वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन रीडिंग स्टूडेंट सब्जेक्ट की विशेषता अगर कोई बताएगा तो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से जब भी कोई वर्ब जो है वर्ब होने के साथ साथ एक एडजेक्टिव का भी काम करे उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। और ये पार्टिसिपल सिर्फ 2 ही होते हैं, एक होता है V3 और एक होता है, सही बात है ना? तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए टाइम एंड टेंस को पढ़ने के समय। इतना लिख लिया हमने। अब हम लिखेंगे आस्क्ड क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम, है ना? टाइम एंड टेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखेंगे, टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ टाइम एंड टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। टाइम एंड टेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं और आप चाहें तो इसको देखकर अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, ठीक है? तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन
एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ये क्वेश्चन है आपका। तो बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द थीफ डैश फ्रॉम द सीन। ये क्वेश्चन है, यानी कि सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है आपको खुद भी समझना है आपको। तो अब जो है करेक्ट ऑप्शन इनमें से चुनना है आपको। तो आप अभी दिमाग लगाइए कि दिमाग क्या होगा, क्या लगेगा इसमें। ABCD में सब है। तो ऐसे सेंटेंस जब भी हमारे पास आते हैं, बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड, ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। किसी भी सेंटेंस में अगर पास्ट का कोई सेंटेंस बनता है तो ज़्यादातर इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या रहती है कि पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें पास्ट से शुरू किया जाता है, उसका पेयर बनाने के लिए उसको पास्ट परफेक्ट किया जाता है। और ये सेंटेंस बनता कैसे? एग्ज़ाम में बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। मेरे पहुंचने से पहले वो चला गया, मेरे लिखने से पहले घंटी बज गई, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। ये ठीक हो गया? ठीक तो नहीं होते बेचारे, डॉक्टर अगर आएगा तो। अच्छा, ऐसे चांसेस कम होते हैं ना कि पेशेंट डॉक्टर आए और पहले से पेशेंट ठीक होकर बैठ जाए। तो पेशेंट है तो मर ही गया होगा इसमें। हाँ, एक बड़ा अच्छा सा ये है मेरे पास, ये एक नया कानून बनाया किसी राज्य ने कि कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो हॉस्पिटल जो है उसके डेड बॉडी को लेने के लिए फ़ीस का डिमांड नहीं करेगा। नहीं, इस बात को समझे, ये सुना है कि नहीं आपने? एक गब्बर मूवी है, उसमें ऐसा कुछ दिखाया हुआ है। पहले कहता आप डेड बॉडी लेने इतना पैसा दे दो। आपकी उम्र छोटी है, आप ऐसे इवेंट से नहीं गुजरे हैं, गुजरना भी नहीं चाहिए किसी को। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्रूशल सा पार्ट, किसी को कोई बताए कि आपका जो रिलेटिव है कोई भी पहचान का वो मर गया है और पहले इतना पैसा जमा करिए तभी मिलने देंगे। बड़ा अजीब सा गुस्सा आता है कि इतने दिन तक खर्च किया आपने, सब कुछ किया, और आप कह रहे हैं पैसा दीजिए, सिर्फ कुछ के लिए नहीं भी दीजिए, और पैसा बहुत अच्छा अमाउंट होता है। तो एक सरकार ने अभी एक योजना बनाया, मुझे लगता है कि सबसे बकवास योजना, मेरे नज़र में सबसे बकवास। आप ज़रा समझिए क्यों बकवास। सरकार ने कहा है कि आप कोई भी हॉस्पिटल जो है किसी भी बॉडी को लेने के लिए पैसे की डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है ना? अब मुझे एक बात बताइए, अगर हॉस्पिटल ये बताएगा ही नहीं कि वो मर गया है और पहले आपसे दवाई का पैसा ले लेगा इसमें, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल कर सकता है कि नहीं? और दवाई के बीच में जब कहेगा सब पूरा पैसा हो गया, हाँ अब पेशेंट मर गया, अब हम रोकेंगे नहीं, आप ले जाइए। कैसा कानून है? आपने एक तरफ से जनता को बेवकूफ़ बना दिया इसमें कि हाँ भाई आप कोई डेड बॉडी को लेने के लिए पैसे की डिमांड नहीं करेगा। अरे हॉस्पिटल आपको बताएगा ही नहीं कि मर गया है कोई, वो कहेगा इलाज के लिए पैसा दीजिए, वो देगा ही पैसा, और जब उसको मिल जाएगा तो कहेगा कि हाँ अब मर गया, हम आपसे पैसा अब नहीं लेंगे, लीजिए। आप बताइए क्या करेंगे इसमें? तो ऐसे कानून जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सिंपैथी के लिए होते हैं और ये कुछ नहीं होते। अच्छा, आप बात समझ रहे हैं क्या? तो ये कानून का कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक और भी कानून बना था इसमें निर्भया कांड के बाद। 2012 में एक घटना घटी थी, ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस था, जिसमें बना था इसमें किसी भी विक्टिम को जो आई विटनेस है, अगर उसने किसी को देखा हुआ है इस ब्रूटल क्राइम के साथ, तो उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। अब बताइए कि ये क्राइम करने के बाद अगर उसने कह दिया कि हाँ इसने ऐसा काम किया था, तो क्या वो उसको छोड़ेगा? कितना चांस है? अगर छोड़ देगा तो फांसी ऐसे ही मिल जानी है उसको। तो आपने ऐसा कानून बनाकर उसको जिंदा छोड़ दिया है कि इसको पहले से ही मार दिया। मारने के चांसेस बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़ गए? तो हमारे देश में ऐसे भी कानून बन जाते हैं। इसको छोड़ देते हैं, आप टॉपिक में आ जाते हैं। तो कोई भी ऐसे सेंटेंस में पास्ट का इवेंट अगर दिया जाता है तो उसका पेयर जो है पास्ट परफेक्ट का बनता है। जैसे कि मेरे पहुंचने से पहले वो चला गया। अब हमें सोचना ये होता है कि हमें पास्ट परफेक्ट यूज़ कहाँ पर करना है। तो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर में इवेंट 1 और इवेंट 2, पहली घटना और दूसरी घटना करके सोचना। जो पहली घटना घटी है उसके साथ पास्ट परफेक्ट लगाना है, और जो सेकंड घटना घटी है उसको सिंपल पास्ट लगाना है। अब आप मेरे को बताइए, मेरे लिखने से पहले घंटी बज गई, पहली घटना क्या हुई? मेरे बोलने से पहले ताली बज गई, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, पक्का? तो पहली जो घटना है वो कौन से टेंस में होगी? इस बात को दिमाग में रखिएगा। और कभी कभी ये दोनों ही पास्ट परफेक्ट में डाल दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है एरर पता करिए। आप कहते हैं किसी एक को हटा दो, नहीं ऐसा नहीं करना,
सेंटेंस में सेंस समझिए कि कौन से सेंटेंस का टेंस पूछा जा रहा है। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चलेगी, तो मेरे पहुंचने से पहले वाली बात जो है वो बाद में है, ट्रेन पहले चली गई, इसलिए पहली घटना ही सिर्फ होगी पास्ट परफेक्ट में और दूसरी होगी सिंपल पास्ट में। कैसे पता करते हैं पास्ट परफेक्ट? जिसमें हैड लगा हो V3 के साथ वो परफेक्ट है, और जो सिर्फ V2 के साथ लगता है वो सिंपल पास्ट। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसमें बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड, ये तो सेंटेंस पहले से बता दिया, पुलिस अराइव्ड V2 लगा हुआ। द थीफ, अब आगे जो दिया हुआ है, अब देखिए इसमें परफेक्ट कौन सा होगा? हैड डिसअपीयर्ड, यानी कि परफेक्ट के साथ जाएगा। तो इस तरह से बी आंसर सही हो जाएगा। डाउट किसी को? दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द एयर आई एम हैविंग 2 हाउसेज इन द सिटी। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। जिनको भी लग रहा है कि मेरे को नई बात पता चल रही है उनको लिख लेना चाहिए, है ना, नहीं तो ऐसा है पता चले बाद में दोनों में से कुछ ना हुआ। ये सारे एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं, ये पेपर के क्वेश्चन से आप। अब इसमें हम ट्राई करेंगे। क्या आपको लगता है आप ट्राई कर सकते हैं? ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए हैव करके जो है एक वर्ब होता है। जनरली हम हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं, लेकिन हैव एक वर्ब भी होता है, ठीक है। तो हैव क्या होता है? V1। अब हम हैव का अलग अलग फॉर्म देखते हैं। हैड क्या हो गया? हैड जो है ये दोनों ही V2 और V3 में चला गया। अब हमारे पास हैज़ और हैविंग। हैविंग क्या हो गया? V4, और हैज़ क्या हो गया? तो इस तरह से हैव एक फैमिली है जो कि अपने आप में एक वर्ब है। अब हम देख रहे हैं इसमें, जब हम कभी बात करें मॉडल वर्ब की, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका? जैसे हम कहते हैं इसमें कि विल और शैल जब भी यूज़ किया जाता है तो V1 लगाना है। जैसे आई विल कम होगा क्या आई विल केम होगा? आई विल कम, क्योंकि विल के साथ क्या लगता है? तो अब मान लीजिए इस विल के साथ हमें परफेक्ट जोड़ना है, तो लिखा जाता है आई विल हैज़ कम होगा, अगर ही लगा दें ही विल हैज़ कम कि ही विल हैव कम। अब ज़रा देखते हैं इसको कैसे समझना, ध्यान से रखिएगा, आन समझिएगा, न पता चले कि अब हाइबरनेशन में चले जाएंगे। अब हमें ही के साथ कंफ्यूज होने के लिए बताया गया कि ही के साथ तो हैज़ ही लगता है, हैव लगता नहीं है। लेकिन हम भूल गए इसमें कि ऐसे क्वेश्चंस में जो विल लगा हुआ है ना, ये विल हमेशा डिमांड किसकी करता है? V1 की। किसकी करता है? V1। अब यहाँ पर देखते हैं हैव की फैमिली में V1 कौन है, और हैज़ क्या है इस पे, और विल के साथ तो हमेशा ही हैव ही यूज़ होगा, V5 तो होगा नहीं। तो इसलिए ही विल हैव होता है, ही विल हैज़ नहीं होता। घुसा है कि नहीं घुसा? घुसने के लिए दिमाग को क्लियर करना है। अभी घुस रहा है दिमाग में, जितना घुसेगा उतना नींद घट जाएगा, है ना, नहीं तो फिर बीच में डूब जाओगे। अब हम देख रहे हैं आइडेंटिफाई देयर आई एम हैविंग। अब ये हैविंग कौन सा यूज़ हो रहा है? आई एम के बाद हैविंग आ गया। अब आपको मैं वही बताना चाहता हूँ, इज़ आर एम के बाद हमेशा V4 लगता है। जैसे आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम प्लेइंग, तो ING लगा ना इसमें, तो ING कौन सा वर्ब होता है? तो हैव का भी V4 क्या होता है? अब इसके साथ एक स्पेसिफिक रूल है, हैव जो है अपना एक अलग पहचान रखता है, और हैविंग को अगर वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ कुछ ही जगह पर यूज़ होगा, सबके साथ यूज़ नहीं होगा। प्रिय बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी हैविंग यूज़ होगा तो ध्यान रखना है ये पोजेशन के लिए यूज़ नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास एक कलम है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई हैव ए पेन। लेकिन मैं आई एम हैविंग ए पेन नहीं कह सकता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि पोजेशन का मतलब क्या होता है? रखना। आप कुछ रखने वाली बात बता सकते हैं क्या? आई एम हैविंग अ बाइक, आई एम हैविंग माई नोटबुक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आई एम हैविंग माई, बताइए क्या कह सकते हैं? आई एम हैविंग माई एटलस, और क्या कह सकते हैं? आई एम हैविंग माई पेंसिल बॉक्स, आई एम हैविंग माई लंच बॉक्स विथ मी। मान लीजिए कि पता चला कि क्लास में सभी का पेन चोरी हो गया, आपके दिमाग किसमें जा रहा है? अरे पेन देखो जल्दी से, येस आई हैव माई पेन, येस आई हैव माई पेन, मेरी कलम। किसी को चोरी हो गई होगी लेकिन मेरे पास कलम है। अब हम बात करें क्या हम हैव को हैविंग कर सकते हैं क्या? अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हैव का हैविंग बनेगा, किताबों में सीधे लिखा जाता है हैव का हैविंग नहीं बनेगा, तो यहाँ पर ये बात बड़ी ज़रूरी हो जाती है। हैव का हैविंग तब बनेगा जब वो पोजेशन को शो नहीं करेगा। पोजेशन का मतलब होता है स्वामित्व या ओनरशिप। जब भी आपको लगे कि ये बात नहीं पता है तो लिख लेना है ना, ये बाद में फिर मिलेगा नहीं आपको। तो अगर मैं कहूँ हैव का मतलब है ओनरशिप,
जैसे कि आई हैव माई पेन, ठीक है, और आई एम हैविंग माई पेन, ये दोनों में एक जैसा बात लग रहा है, लेकिन ये एक जैसा बात है नहीं। क्यों भाई? क्योंकि हैव जो है ओनरशिप को दिखाता है और हैविंग ओनरशिप को नहीं दिखाता, हैविंग कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आई एम हैविंग 2 हाउसेस, 2 घर का मालिक हूँ मैं, तो 2 घर का मालिक हैविंग क्या दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और ओनरशिप के लिए हैव का यूज़ नहीं होगा, क्या होगा, हैव का यूज़ होगा। तो अब आप कहेंगे हैविंग होता कब है, तो एक काम करते हैं, हैविंग कंटिन्यूएशन को बताता है। अगर मैं कहूँ आई एम हैविंग माई क्लास, आई एम हैविंग माई क्लासेस, ठीक है, आई एम हैविंग माई लंच, मैं क्या कर रहा हूँ, लंच खा रहा हूँ, तो क्या इसे स्वामित्व का बोध हो रहा है क्या, ओनरशिप हो रहा है क्या। आई एम हैविंग माई क्लासेस, अभी मेरी कुछ क्लासेस हैं, मुझे काम करना है इसमें, तो जहाँ पर कंटिन्यूएशन का काम होगा, किसका, कंटिन्यूएशन का होगा, वहाँ पर हैविंग यूज़ होगा, जहाँ पर कंटिन्यूएशन नहीं होगा वहाँ पर हैविंग यूज़ नहीं होगा। क्या यूज़ होगा, हैव। तो इस सेंटेंस में हैविंग की जगह हैव क्यों यूज़ होगा, क्योंकि ये पोजेशन को दिखा रहा है और पोजेशन में हैविंग यूज़ नहीं होता। कब होता है, कंटिन्यूएशन में। मैं फिर से बता चुका हूँ, आपको लग रहा है कि मेरे दिमाग में बैठेगा नहीं, तो उसको लिख लीजिएगा शॉर्ट में, क्योंकि लिखाने बैठेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। आगे चलें इसमें, तो एरर किस में था, ठीक है। तो इस तरह से हम एरर में पहुँच गए। इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए, इफ़ आई डैश यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड सच मिस्टेक, सच ए मिस्टेक। तो ऐसे क्वेश्चन को देखें, इफ़ आई डैश यू, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन करें, ये एग्ज़ाम के ही क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देख के चलिए इसमें। तो अभी हमेशा देखिए कि जब भी किसी सेंटेंस में विल की जगह पर वुड का यूज़ किया जाता है तो इसको पास्ट कंसीडर करना। हालांकि ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब कभी भी पास्ट को नहीं बताता है, लेकिन टाइम एंड टेंस में वुड पास्ट बताता है, सिर्फ टाइम एंड टेंस में, सिंपल सेंटेंसेस में नहीं बताता। ध्यान से सुनिएगा, एक सेंटेंस बोलूँगा। आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और फ्रेंड के बड़े भाई ने फ़ोन रिसीव कर लिया। पहले तो बेसिक्स होते थे, आजकल तो मोबाइल फ़ोन से आदमी मिलता है इसमें। तो आपने कहा कुड आई स्पीक टू रमेश, आपने कैन का पास्ट कुड यूज़ किया ना। आपने कहा वुड आई टॉक टू रमेश, विल का पास्ट यूज़ किया ना। तो आपने जो है प्रेजेंट में भी तो पास्ट यूज़ कर लिया। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम मॉडल वर्ब का यूज़ सेंटेंस में टेंस के चैप्टर में करें तो ये पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है। अब हमें देखना है कि विल की जगह क्या लिखा हुआ है, यानी कि सेंटेंस का टेंस क्या इंडिकेट हो रहा है, पास्ट। अब हमें अगर ये पास्ट इंडिकेट हो रहा है तो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि पास्ट जब यूज़ होगा तो बाकी दूसरे को भी पास्ट ही लेके बनाएगा। अगर आपके बीच में कोई पढ़ाकू बच्चा होगा तो उसका फ्रेंड पढ़ाकू बनेगा, और कोई बदमाश होगा तो बदमाशी बना देगा उसको। इस बात का ध्यान रखना है। आपको यकीन नहीं होता तो एक काम करिए, नमक के पानी में हाथ डाल दीजिए, आपके शरीर का आयंस खींच लेगा। पता है आपको, ऑस्मोसिस सुना है आपने कभी? ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न करके एक प्रोसेस होता है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन को पी जाता है। तो इसलिए मैं देखता हूँ उसमें कि जब क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका ये वाला एक्ट जो है हाई कंसंट्रेटेड है, तो कभी भी दूसरे बच्चों को मैं उसके साथ नहीं रहने देता। चलो उठो 10। क्यों भाई? वो उसके बिहेव पैटर्न को खींच लेगा। आपको लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? ज़रूरी हो जाता है ना, नेचुरल है, इसमें नेचुरल साइंस है। आप अब देखेंगे इसमें, अब इफ़ के बाद आई आ गया और हमारे सेंटेंस का दूसरा पार्ट पास्ट है, तो वर है, वाज है, एम है, हैड बीन। तो इसमें क्या चीज़ कह सकते हैं जो 100% नहीं होगा? प्रेजेंट नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि इसमें पास्ट का सेंटेंस बनना चाहिए था। अब ऐसे सेंटेंस जब हमारे पास बनेंगे तो इसमें हम क्या बना सकते हैं? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने ये गलती नहीं की होती। तो जब भी किसी चीज़ को कल्पना के रूप में करते हैं तो हम हमेशा करते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में अपने आप को कल्पना में प्रयोग करते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं राजा होता, इफ़ आई वर किंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू, तो हमेशा ही वर का यूज़ किया जाता है। तो इस सेंटेंस में हम वर का यूज़ करेंगे। तो आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए कि कल्पना यानी कि इमेजिनेशन इन पास्ट शुड टेक वर। बस इतना ही लिख के आंसर काम चलाया जा सकता है।
अब लेते हैं आइडेंटिफाई द एरर। आइडेंटिफाई करेंगे एरर को। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। पूछा तो गया ही है, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखेंगे इसमें, सिंस आई हैव मेट हिम लास्ट वीक आई हैव बीन हैप्पी। ट्राई करिए इसमें। यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देखेंगे इसमें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, अब भाग रहा है इसमें, ये डी हो गया। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? सिंस का प्रयोग जनरली दो तरह से कंफ्यूज करता है। एक जो होता है प्रीपोजिशन के रूप में और एक होता है कंजक्शन के रूप में। प्रीपोजिशन के रूप में जब भी सिंस का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसके बाद नाउन और प्रोनाउन आया कि नहीं। सिंस आई, तो सेंटेंस में यहाँ पर सिंस आई करके लिखा हुआ, तो हमें एक सेंटेंस का कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया कि भाई सिंस आई लगा हुआ है नाउन और प्रोनाउन में। आई जाहिर सा बात है कि ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ होता है इसमें, तो कहीं ऐसा तो नहीं सही हो जाए। तो कहते हैं काम करते हैं, आगे चल के देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। आई हैव मेट हिम। जब भी किसी सेंटेंस में हमें कन्फ्यूज़न होता है तो सिंस के साथ हमारे पास ये हैव जैसा वर्ड हमें हेल्प करता है समझने के लिए कि इसका प्रयोग हुआ कैसे। और जब भी सिंस का प्रयोग कंजक्शन में होगा तो सिंस जो है दो तरह से सेंटेंस को जोड़ता है। एक होता है सिंपल पास्ट और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जब भी सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर मिलेगा तो सिंस हमेशा ही कंजक्शन का यूज़ होगा। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं। सिंपल पास्ट मतलब आई राइट है कि आई रोट है? सिंपल पास्ट का मतलब आई राइट है कि आई रोट है? रोट होगा कि नहीं होगा? और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है आई प्ले कि आई हैव प्लेड। पक्का? इतना तो पता होना चाहिए, इसके ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अब ज़रा देखेंगे इसमें, सिंस आई हैव मेट हिम लास्ट वीक आई हैव बीन हैप्पी। तो ये हैव का रिपीटेशन हो रहा है। अब हमें लग रहा है इसमें कि हैव लग रहा है, बार बार लग रहा है, और सेंटेंस में बार बार लग रहा है, तो हमें तो वो हैव कंजक्शन जैसा कुछ याद दिला रहा है इसमें, क्योंकि कंजक्शन में एक हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। तो अब हमें देखना होगा इसमें कि ये हैव वाला सेंटेंस जो है इन्हीं में से कोई गलती है, क्योंकि एक क्या होगा सिंपल पास्ट होगा और एक क्या होगा प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। तो आप ढूंढिए इसमें किस में होना चाहिए। आप ज़रा ध्यान से देखें, आप सोच नहीं पा रहे ना इसमें, एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सोचना आप देखिए इसमें कि आई हैव मेट लिखा हुआ है, मीट अगर प्रेजेंट है तो पास्ट मेट हुआ कि नहीं हुआ? तो इस सेंटेंस को अगर बनाते हैं सिंस आई हैव हटा के सिंस आई मेट हिम लास्ट वीक। अब ये लास्ट वीक कब की बात हो रही है? आने वाले की, प्रेजेंट के कि पीछे वाले की? तो जाहिर सा बात है ये पास्ट की है, तो इसको हैव की जगह पर सिर्फ मेट लिखेंगे तो पास्ट हो जाएगा ना। यानी कि सिंस आई मेट हिम लास्ट वीक आई हैव बीन हैप्पी। तो एक पास्ट बन गया और एक प्रेजेंट बन गया। और पास्ट और प्रेजेंट को जब सिंस जोड़ता है तो किस रूप में जाना जाता है? इस तरह से एक हैव को हटाना होगा। कौन से हैव को हटाएं? क्योंकि यहाँ पर हैव लास्ट वीक के साथ जुड़ा हुआ है, और लास्ट वीक के साथ तो हैव हो ही नहीं सकता। लास्ट वीक में अगर आपने कुछ काम कर दिया है तो हैड होना चाहिए था, और हमें इस बात को ध्यान रखना है, यानी एरर यहाँ पर है। और सिंस के रूल में कंजक्शन का जब यूज़ होता है इसमें, तो एक पार्ट बनता है सिंपल पास्ट और एक बनता है प्रेजेंट परफेक्ट का। आप कुछ भी मत लिखिए, लेकिन स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम का सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन एग्ज़ाम का है ना। ये क्वेश्चन के साथ आपको हमेशा ही जुड़ के रखना चाहिए। क्या हम लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं या कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसमें डिस्कशन में? इट इज़ अप टू योर चॉइस ऑल्सो, है ना। बहुत सारा चीज़ आप पूछ सकते हैं। हम लोग एक और आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट?
शी इज़ वर्किंग हेयर फॉर 5 years, शी हैज़ बिन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, शी हैज़ वर्कड हेयर फॉर 5 years, और शी वर्कड हेयर फॉर 5 years। तो यहाँ पर हम लोग इस बात का ध्यान रखें